नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस प्लेस की, वो प्लेस है इलाट की खाड़ी, जिसे हम इलियट की खाड़ी या फिर अकाबा की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये चर्चा में है क्योंकि शोधकर्ताओं ने, जो वैज्ञानिक हैं, जो जीव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक खास खोज की है और उन्होंने ये माना है कि होलोसिन काल के अंत में जो इलाट की खाड़ी है, जो इलियट की खाड़ी है, यहाँ पर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, उनके विकास में एक महत्वपूर्ण जो रुकावट है, जो अंतराल है, वो देखने को मिले। उनकी जो विकास थी वो पूरी तरह से स्थिर हो गई और प्रवाल भित्तियों ने वैश्विक शीतलन के कारण लगभग 3000 वर्षों तक अपने विकास को पूरी तरह से स्थिर रखा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब स्थिति सामान्य तौर पे देखें तो जो डीप ओशियन वाटर है, जो गहरे जल है, वहाँ पर स्वाभाविक अपने प्राकृतिक रूप में अब ये वृद्धि करने लगी हैं और इसी कारण से एक बार देखें तो जो इलाट की खाड़ी है वो न्यूज में आ चुकी है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो इलाट की खाड़ी है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, इसका भूवैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके अलावा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो विशेषताएं हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, जैव विविधता के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, सामरिक इसका क्या महत्व है, ऊर्जा व्यापारिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो जो अकाबा की खाड़ी है ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चर्चा में क्यों है, जैसा कि पहले ही हमने बताया कि इसके संदर्भ में जो रिसर्चर हैं उन्होंने खास तौर पे ये खोज की है कि होलोसिन काल के अंत में जो इलाट की खाड़ी है, यहाँ पर जो भी कोरल रिफ्स थे, जो प्रवाल भित्तियाँ थी, इनके विकास में एक लंबा अंतराल देखने को मिला है। और ये लंबा अंतराल 1-2 वर्षों का नहीं रहा है, बल्कि देखें तो 3000 वर्षों का रहा है। और एक तरह से देखें तो ये पूरी तरह से स्थिर हो चुके थे। लेकिन अब परिस्थितियां क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। अब गहरे जल में देखें तो ये स्वाभाविक रूप से क्या करने लगी हैं, ग्रोथ करने लगी हैं। और पर्यावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन है, जो शीतलन की घटनाएं हैं, इनके बावजूद भी इन प्रवाल ने जो एडॉप्टेशन है, जो अनुकूलन की क्षमता है, वो यहाँ पर प्रदर्शित की है। औद्योगिक जो हस्तक्षेप है उसके बिना जो प्रवाल तंत्र है, उन्होंने धीरे धीरे अपने को देखे तो स्वयं को यहाँ पर स्थापित कर लिया है। तो इस कारण से अब ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे मुद्दे में ये जो अध्ययन है, ये प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में, उनके वृद्धि के संदर्भ में खास तौर पे देखने को मिला है। और ये जो अंतराल है लगभग 3000 वर्षों के बीच में देखने को मिला है। ये जो अंतराल है, कहीं ना कहीं देखें तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं पहले भी घटित हुई हैं या ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। जैसे अगर बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के जो मैक्सिको है, मैक्सिको क्षेत्र में इस तरह की घटना देखने को मिली। या साउथ अमेरिका में अगर आएंगे तो यहाँ पर जो ब्राज़ील है, वहाँ पर भी इस तरह की घटना देखने को मिली है। और इधर ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के जो प्रवालों के विकास में स्थिरता है, ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। वैज्ञानिक इस अस्थायी जो रुकावट है, इसके जो कारण है, कारण के संदर्भ में भी व्याख्या कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि टेक्टोनिक जो गतिविधियां हुई, जो विवर्तनिकी कह सकते हैं कि गतिविधियां हुई और जो शीतलन की घटनाएं हुई, उस कारण से जो सी लेवल था, जो समुद्र स्तर है, उसमें एक तरह से देखें तो गिरावट देखने को मिली थी, जिसके कारण जो प्रवाल भित्तियां हैं ये उजागर हो गई और उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ। और इस कारण से देखें तो ये इनका जो विकास है वो स्थिर हो गया। लेकिन इसके बावजूद ये चट्टान जो है गहरे प्रवाल समुदायों से पुनः क्या हुए, उपनिवेश स्थापित करके पुनः क्या हो गई, विकसित हो गई, जिससे ये प्राकृतिक जो इनका लचीलापन है, जो संवेदनशीलता है, कहीं ना कहीं उसको ये शो कर रही हैं। तो इस तरह की ये पूरी खोज की गई है, ये शोध है जिसके संदर्भ में हमने बात की। अब इस पूरे मुद्दे में अगर देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है वो हो जाता है कि यहाँ पर किस क्षेत्र में ये घटना देखने को मिली, जिसमें ये कहा जा रहा है कि होलोसिन काल के अंत तक जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रवाल भित्ति हैं, इनके विकास में एक महत्वपूर्ण अंतराल देखने को मिला। जो इनके विकास के संदर्भ में था वो 3000 वर्षों का था, लेकिन अब ये स्वाभाविक रूप से वृद्धि करने लगी है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि यहाँ पर तथ्य है वो आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ अकाबा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में हमें बात करना है कि आखिर इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है। तो देखिए कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, इधर देखिए सिनाई ये पेनिसुला पूरा आपको देखने को मिल रहा है।
इधर सऊदी अरब आपको देखने को मिलेगा जो एशिया का क्षेत्र है। इधर देखिए ये लाल सागर है, रेड सी है, इधर गल्फ ऑफ सुएज है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो इजराइल है, जो सऊदी अरब है, इधर सिनाई पेनिनसुला है, इसके बीच में ही ये जो संकीर्ण जलीय क्षेत्र है इसे ही क्या बोलते हैं, अकाबा की खाड़ी बोलते हैं। अकाबा की खाड़ी, या इसी को इलाट की खाड़ी बोलते हैं, या इसको इलियट भी बोलते हैं, इलियट की खाड़ी। ये अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। और एक तरह से देखें तो ये और कुछ नहीं है, इधर जो लाल सागर है, लाल सागर का ही क्या है, ये एक एक्सपेंशन है, इसी का क्या है, ये विस्तार है। भौगोलिक स्थिति पहले ही हमने समझ लिया कि जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट है, इसके पूर्व में अरब प्रायद्वीप के देखें तो एक तरह से पश्चिम में इसकी अवस्थिति आपको अगर कहीं बताना हो तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात करें कि आखिर जो इलियट की खाड़ी है, इसका जो वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक अगर महत्व की बात करें तो ये पूर्वी जो अफ्रीका की जो दरार प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से व्याख्यायित करती है, तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर कई सारे जो तटीय देश हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि पहले ही हमने बताया कि यहाँ से आप देखेंगे तो इधर देखेंगे तो 2-3 देश आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सारे क्या हैं, इसके तट पर ही अवस्थित है। और गहराई के दृष्टिकोण से देखें तो जो अकाबा की खाड़ी है ये 100 मीटर की तुलना में क्या है कि यहाँ पर काफ़ी अधिक गहरी है, लगभग 1850 मीटर आप देखेंगे तो ये गहरी है। तो इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यहाँ पर जो प्रवाल भित्ति है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। इस दृष्टिकोण से ये सबसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसी कारण से ये इस समय चर्चा में भी है। इसके अलावा देखें तो ये जो खाड़ी है, ये जो लाल सागर है जिसका हम कह रहे हैं कि एक तरह से भाग है, तो उसका एक क्या है आप देखेंगे संकीर्ण विस्तार है, एक तरह से बहुत ओपन विस्तार आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसका एक संकीर्ण ये विस्तार है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर इसके, तो ये तिरान जो जल डमरू मध्य है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर लाल सागर है, ये लाल सागर है, रेड सी है, और इधर क्या देखने को मिल रहा है, गल्फ ऑफ अकाबा या इलाट की जो खाड़ी है ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों को जो जोड़ने वाला एक तरह से जो सकरा ये जलीय क्षेत्र है इसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर इसे हम तिरान जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी आपसे पूछ सकता है किसी एग्जाम में, अगर इसे हम लिखें तो तिरान जल डमरू मध्य इसे कहते हैं। यहाँ पर देखें तो कई सारे बड़े शहर आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे इलाट देखने को मिल रहा है, ऐसे ही यहाँ पर आपको अकाबा, जॉर्डन ये सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये जो शहर है इलाट, जिसको हम इसी के नाम पर इस खाड़ी का नाम दे रहे हैं, तो ये जो है ये कहाँ का है, तो ये इजराइल का इलाट शहर है। ऐसे ही आप देखेंगे तो जो अकाबा शहर है वो इसके तट पर अवस्थित है। तो धीरे धीरे बहुत सारे जो स्थितियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अकाबा की खाड़ी है इसका जो भौगोलिक और जो राजनैतिक महत्व है आखिर वो क्या है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है यही इसके महत्व को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि ये अगर इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है ये सामरिक, अगर हम व्यापार के दृष्टिकोण से देखें या सैन्य क्षमता के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से देखेंगे तो अकाबा की खाड़ी जो है वो लाल सागर से आकर मिलती है, और फिर आप देखेंगे तो रेड सी कहाँ जाकर मिलता है, तो रेड सी सीधे क्या होता है कि इंडियन ओशियन में आकर मिल जाता है। हिंद महासागर में देखें तो एक तरह से इधर के जो देश हैं उनकी जो पहुँच है, उनका जो संपर्क है वो इंडियन ओशियन या ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनसे जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं, जैसे इजराइल है, सऊदी अरब है, यहाँ से जो व्यापारिक कह सकते हैं कि महत्व है उस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसकी जो तट रेखाएं हैं वो लंबी हैं, और इसी कारण से इसे क्षेत्रीय जो कूटनीति है, जो सुरक्षा है, उस दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण बनाती है। अगर भू राजनीतिक संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से बात करें कि जो अकाबा की खाड़ी है वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, तो जैसा हमने बताया कि जो तिरान जल डमरू मध्य है
ये क्या करता है कि अरब इजराइल के बीच में जो संघर्ष होता है उस दृष्टिकोण से ये सबसे सेंसिटिव क्षेत्र हो जाता है। तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि दुनिया के क्षेत्रों से जोड़ने के लिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है ये अकाबा की खाड़ी। इसके अलावा देखिए, अगर हम पर्यटन की बात करें कि अकाबा जो खाड़ी है, इसका जो पर्यटन है, जो समुद्री जैव विविधता है, इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो क्या महत्व है, तो देखिए इसके बहुत सारे महत्व हो सकते हैं। क्योंकि जो प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र है इसी के संदर्भ में देखें तो अभी ये चर्चा में है, क्योंकि लगभग ये खोज हुई है कि इस क्षेत्र में जो प्रवाल भित्तियों का विकास था वो लंबे समय तक स्थिर बना रहा, लेकिन अब फिर से क्या है कि ये अपने स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व की सबसे जो उत्तरी प्रवाल भित्तियां हैं उनका ये कह सकते हैं कि नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। और यहाँ पर पर्यावरण के बड़े स्तर पे जो लचीलापन है, जो परिवर्तन है, उसके बावजूद भी ये अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्रवाल भित्ति और जो समुद्री शैवाल हैं या समुद्री जो जीवन या वाले जीव हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी कारण से अगर हम पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर जो गोताखोर होते हैं उनके दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर ये गोताखोरों को खास तौर पे आकर्षित करते हैं। और इस कारण से ये जो गोताखोरी होती है यहाँ एक तरह से इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। जैसे कई सारे आप मूवी भी देखे होंगे, वहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि अभी हाल ही में मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें बड़े अच्छे से दर्शाया गया था कि कैसे प्रवाल भित्तियाँ इतनी सुंदर दिखती हैं। तो इस कारण से यहाँ पर इसे टूरिज्म के तौर पर विकसित किया गया है और ये एक अच्छा कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को जनरेट करती है। और यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो इलाट की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी, यहाँ की जो टूरिज्म है ये खास तौर पे इन्हीं कोरल रीफ पर विकसित है। इसके अलावा देखें खाड़ी में 100 से अधिक जो प्रवाल प्रजातियां हैं, 800 से अधिक जो मछलियों की प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। मोलस्क की कई सारी जो प्रजातियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अकाबा की जो खाड़ी है इसके तट पे आएंगे तो कई सारे जो कह सकते हैं कि जो समुद्री रिजर्व हैं वो स्थापित किए गए हैं। जैसे हाल ही में देखें तो जॉर्डन की जो सरकार है उसने खाड़ी के तट पर ही लाल सागर समुद्री शांति पार्क स्थापित किया है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अकाबा की खाड़ी से जुड़ती हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अकाबा की जो खाड़ी है इसका जो महत्व है, अगर उसे ऊर्जा और ट्रेड के संदर्भ में देखें तो क्या इसका महत्व हो जाता है, तो पहले हमने बताया कि जो यहाँ पर जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जितने भी देश हैं उनकी जो तट रेखा है वो कहीं ना कहीं इससे लगती है। और इस कारण से अगर हम देखें तो जो ऑयल शिपमेंट है, जो तेल का शिपमेंट है, और जो माल या कहें तो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक है उसके ट्रेड के लिए ये क्या करता है, एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है। तो इस कारण से भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा जो हम बोल रहे हैं कि ऑयल शिपमेंट है, उस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है इन सभी देशों के लिए, क्योंकि यहाँ से सीधे ये लाल सागर से जुड़ता है और फिर इंडियन ओशियन से इनका संपर्क हो जाता है। यहाँ पर कई सारे जो शहर हैं, जैसे देखेंगे मिस्र में इलात, इजराइल का जो इलात है, सबसे अकाबा है, ये सारे क्या है कि एक तरह से औद्योगिक शहर है। और इस दृष्टिकोण से यहाँ पर एक तरह से जितने भी उद्योग हैं, जो ट्रेड है, कहीं ना कहीं उनके विकास में जो गल्फ ऑफ अकाबा है इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहीं से क्या है कि गल्फ ऑफ सुएज से ये जुड़ जाती है और फिर इधर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका जो व्यापार है ये और पश्चिम की तरफ बढ़ जाता है। तो इस कारण से देखें तो ऊर्जा और यहाँ से जो ऑयल शिपमेंट होता है वो बड़ी मात्रा में होता है। दूसरी बात करें तो यहाँ से जो ट्रेड है ये दुनिया के अलग अलग देशों में फैलाने के संदर्भ में देखें तो गल्फ ऑफ अकाबा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमने बेसिक तौर पे देख लिया, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें जैसे प्रवाल है, तो प्रवाल क्या है, क्योंकि प्रवाल के भित्ति के संदर्भ में ही ये पूरी न्यूज़ चर्चा में है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये प्रवाल कुछ और नहीं है, एक जीव होते हैं और इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है, नहीं जानकारी है, तो वो आप देख सकते हैं। प्रवालों के विकास के संदर्भ में देखें तो बहुत सारी जो आवश्यक जलवायु स्थितियाँ होती हैं वो
आवश्यक हो जाती हैं। जैसा आप देखेंगे तो इनके लिए जो लहरों का कह सकते हैं कि निर्माण है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कितना तापमान होना चाहिए, वहाँ की जो सैलिनिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनको भी आप देख सकते हैं। प्रवालों को प्रभावित करने वाले कई सारे जो कारक हैं वो भी आप देख सकते हैं। इनके संदर्भ में देखें तो यहाँ पर कई सारी जो घटनाएं होती हैं, जैसे प्रवाल विरंजन की बात करें, जो कोरल ब्लीचिंग होती है, ये महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होता है इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। इनके संरक्षण के संदर्भ में देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में अगर देखें तो भारत में जो प्रवाल भित्तियां हैं इनकी सुरक्षा के लिए खास तौर पे जो कानून है वो बनाया गया है। सभी जो कठोर प्रवाल भित्तियां हैं, यानी कि जो यहाँ पर स्क्लेर जो एक्टिनियन प्रवाल भित्तियां हैं, जो नमूना संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके तहत इन्हें कंजर्व किया गया है। उसके अनुसूची फर्स्ट में इसे सूचीबद्ध किया गया है, और जो जीवित और मृत जो प्रवाल हैं उनके संग्रह को ये रोकती हैं। इसके अलावा देश में प्रमुख जो प्रवाल भित्ति चित्र हैं उनको भी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है जिसमें देखें तो साइट्स है, इसके तहत किसी भी व्यापार या परिवहन के लिए जो पासपोर्ट है उसकी आवश्यकता होती है इन क्षेत्रों में आवागमन के लिए। तो ये सारी बातें हैं इनसे जुड़ी हुई है, इनको भी देख सकते हैं। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। अकाबा की खाड़ी की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और सीरिया। तो इस तरह से आज हमने घटनाक्रम की चर्चा कर ली कि आखिर दुनिया का कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जलीय क्षेत्र है जहां पर जो प्रवाल भित्ति हैं उन्होंने अपने विकास को लगभग 3000 वर्षों तक स्थिर रखा। और इस जलीय क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।